हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो सकते। इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक हम क्या पढ़ेंगे, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि एक पार्टी इतने सालों से जीतती आ रही है तो हमें लगता है कि क्या भारत के अंदर दूसरी पार्टियों को अगर जीतने का मौका नहीं मिला था कि एक ही पार्टी चलती रही जीतती रही इतने सालों तक, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक पार्टी के डोमिनेंस की बात हो रही है, तो इसीलिए इस पूरे भारत के अंदर फ्री और फेयर सिस्टम जो होना चाहिए उसकी स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुई, एक तो ये देखने की कोशिश करी जा रही है। एंड द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंट। इस पूरे चैप्टर में ये भी समझा जाएगा किस तरीके से आजादी के टाइम पीरियड पे पूरे भारत में एक ही पार्टी का डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों रहा, उसके भी कारण समझने की जरूरत है। एंड द इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एंड इट्स पॉलिटिक्स। और उसके बाद जिस टाइम पीरियड पे पहला इलेक्शन होता है, दूसरा इलेक्शन होता है, तीसरा इलेक्शन होता है, तो धीरे धीरे सरकारी ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो आना चालू हो जाती है सेंट्रल लेवल पे। आज 2024 के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो सेंट्रल लेवल पे ही कम से कम 12-15 पार्टियां हैं जो ऑपोजिशन पे। आपने कुछ सिलेक्टेड पार्टियों का नाम सुना होगा जो अभी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीआईपी, उसके बाद सीपीआईएम, जनता यूनाइटेड दल। 9th क्लास में ना पूरा एक चार्ट है, उस पूरे चार्ट में बताया गया कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है, और सेंट्रल लेवल में जो पार्टी रूलिंग कर रही है वो गवर्नमेंट कौन सी है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट कौन सी है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। और ये सब ना हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत समझा हुआ है कि कोई सरकार रीजनल लेवल पे बनती है तो कैसे बनती है, सेंट्रल लेवल में बनती है तो कैसे बनती है। लेकिन हाल फिलहाल क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से जो ऑपोजिशन सरकारें थी वो बनी और ऑपोजिशन सरकार की क्या विचारधाराएं थी। देखो, हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है और जिस वो आइडियोलॉजी से चलती है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, इस चैप्टर में नया टॉपिक भी ऐड हुआ है। तो जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं फिर उसमें एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको चैप्टर के एंडिंग में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। मोस्ट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ओव्ड नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अधिकांश नए स्वतंत्र देशों ने गैर लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प चुना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं तो शुरुआती समय में जब नेपाल था, नेपाल के अंदर राजा का शासन कई सालों से चल रहा था। 2006 के अंदर प्रॉपर तरीके से वहां पे गवर्नमेंट नहीं आई, सोचिए। तो फाइनली अभी वहां पे केपी शर्मा ओली जो है वो पीएम बने हुए हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक व्यवस्था को अपनाना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे हमने ऐसे ही करा था कि मोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, जितनी भी 1950 के बाद कंट्री आजाद होनी चालू हो गई, तो उन्होंने अपने आप को एकदम से लोकतांत्रिक नहीं बनाया। उन्होंने कहा हम गैर लोकतांत्रिक रहेंगे। राष्ट्रीय एकता उनकी प्राथमिकता थी। ऑफकोर्स हम हमेशा चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता तो इम्पोर्टेंस रहे। अगर किसी भी देश को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यूनिटी की तो बात वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी कैटेगरी, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के अगर लोग होते हैं तो वहाँ यूनिटी की बात तो होनी चाहिए। तो इन इंडिपेंडेंट इंडिया सेलेक्ट 3 डिफिकल्ट पाथ। जिस समय भारत के अंदर लोकतंत्र लाना था, जैसे हमने 1947 में हम लोगों ने आजादी ले ली। एवरीवन नोज दैट 1947 में हम लोगों को मिल गई थी आजादी। तो आजादी के लिए हम लोगों ने तो कुछ नहीं करा, हमने तो भाई देखिए अंग्रेजों ने पूरी तरीके से 1947 15 अगस्त 1947 में हमको दे दी आजादी। अब आजादी के बाद पूरा जो हमने संविधान बनाया 1950 तक, जो हमने 26 जनवरी 1950 में लागू करा, तो इतने बीच का जो हमने सफर तय करा ना, वो सफर था पूरी तरीके से संविधान को बनाने का। और संविधान को बनाने के लिए भी ऑल नो दैट 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें लगे। जिस संविधान को बनाया किसने, जिस संविधान को बनाया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, है ना। ये सब हमें पता है पहले से। BR अम्बेडकर जी ने इस संविधान को बनाया और हमने जर्नी काफी तय करी और फिर फाइनली अपने देश को हम एक लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने देश आजाद करा
तो हमने 1952 के अंदर कंप्लीट इलेक्शन करवा दिया। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसमें किसी भी नेता को उनकी जनता के द्वारा चुना जाता हो, उसे लोकतांत्रिक कंट्री कहते हैं, लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारे भारत के अंदर तीन दिक्कतें आई। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जो यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी लोग थे, जो भारत को आज़ाद करा रहे थे, उनके लिए ये था कि यार देश के अंदर कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र तो लाना है। क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार थी, जब भी लोगों को रूल्स नहीं थे, मतलब गोरे कालों के बीच में भेदभाव होता था, मुगल्स थे तो राजा का शासन चलता था। जब हमारा देश होगा तो हमें लोकतांत्रिक कंट्री तो बनानी ही पड़ेगी। डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इट वॉज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यह है समस्याओं का हल करने का एक तरीका था, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं। तो डेमोक्रेसी ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम इसको एक अच्छे तरीके से देश को इम्प्लीमेंट करके, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, फिर हम डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके जनता को अपॉइंट कराएंगे, जनता के थ्रू लोगों को अपॉइंट कराएंगे, और जिससे सभी लोगों को क्या कहते हैं, एक तरीके का मैं कह सकता हूँ रोल निभाने का मौका मिलेगा, जो कई साल पहले नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने भारत के अंदर 1950 में, मार्च 1950 में, जैसा ही 26 जनवरी 1950 में हमारा देश अपना संविधान को लागू कर देता है, तो उसी के बाद ही हमने क्या करा, 26 जनवरी 1950 में हमने अपना संविधान बना दिया। तो हमने क्या करा, हमने मार्च 1950 में हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन का काम होगा, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो राष्ट्रपति के द्वारा भी अपॉइंटेड होती है। इनका मेन काम होगा कि पूरे देश के अंदर जो संविधान के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे, ये तय करने का काम इनका था। तो हमने क्या करा, हमने पहले चीफ कमिश्नर सुकुमार सेन को अपॉइंट करा। और याद रखना, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर सुकुमार सेन, इनके लिए भारत जैसे देश में इलेक्शन कराना एक जुए जैसा था। तो एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, क्या बताइए कि भारत का पहला फ्रीडम जो क्या कहते हैं इलेक्शन हुआ, वो एक जुए की तरह क्यों था। ये क्वेश्चन भी आया, आप यकीन मानेंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन पेपर को समझना जरूरी है। 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि सुकुमार सेन कौन है। ऑफ कोर्स ही इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन ऑफिसर। और मार्च 1950 के अंदर क्या कहते हैं पहला इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो अभी तक चल रहा है दिल्ली के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मेन बात ये थी कि सभी को मौका मिलना चाहिए। इस इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है, देखो आपने 11th क्लास में पहले से ही पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है इलेक्शन कराना। अब इलेक्शन से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो इलेक्शन कमीशन को देखनी पड़ती है। देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब ही हो पाएगा जब सभी की जिम्मेदारी सही तरीके से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर पहला जनरल इलेक्शन होता है। यहाँ पे कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑन द इलेक्शन कमिटी फॉर्म्ड अ कांग्रेस टू चूज अ पार्टी कैंडिडेट इन 1952 on the committee beside Nehru, Morarji Desai, Rafi Ahmed Kidwai, Dr. B.C. Roy, Kamraj Nadar, Raja Gopalacharya, Jagjeevan Ram, Maulana Azad, B.P. Mishra and P.D. Tandon and Govind Ballam Pant, ये सबसे ऊपर दिखाए गए हैं। और ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में लो, हमें अपनी पार्टी में लो। ये जब मैं कार्टून वाली सीरीज कराऊंगा आपको तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन बस आपको इतना क्या समझना है, आपने बस ये समझना है कि पहला जनरल इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है तो अक्टूबर 1951 से लेके कब तक कंप्लीट होता है भाई, मैं आपको बता दूं, मार्च 1950 में बना और अक्टूबर 1951 से लेके फैब 1952 तक ये इलेक्शन चलते हैं। और फाइनल इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो पावर में आ जाती है। अब जैसे ही कांग्रेस सरकार पावर में आती है तो ऑफकोर्स पीएम जो है नेहरू जी बनेंगे, और उसके बाद नेहरू जी के बाद उनकी कैबिनेट में कौन कौन आएगा ये उससे रिलेटेड कार्टून दिखाया गया। अब पहला जनरल इलेक्शन जब होता है तो ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन के कुछ काम होते हैं। क्लास 12 के अंदर से बहुत बेसिक रखा गया है, लेकिन क्लास 11 की अगर आप लोगों ने मेरे से सीरीज पढ़ी हुई है तो क्लास 11 तो मैंने काफी डिटेल में बताया है, बहुत डिटेल में गया हूं मैं, जिसमें बताया कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या क्या होता है, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स खेलता है वो बताया गया। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही उन्होंने क्या करा, फर्स्ट जब इलेक्शन हुआ तो उनका मेन काम था सबसे पहले तो सीमाएं तय करना कि केरला में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, या हिमाचल में होगा, या वेस्ट बंगाल में होगा, ये तय करने का काम इनका था। और हर जगह पे इलेक्शन रूल, मतदाता सूची तैयार करने का काम इनका था। एंड देन उसके बाद जो भी ऑफिसर होंगे, ट्रेन ऑफिसर्स बनाना, पोलिंग ऑफिसर्स को तय करना, एजेंट की नियुक्तियां करना, धांधलेबाजी ना हो, जाली वोट ना बने, लोग धर्म के नाम पर वोट ना खरीदे, लोग पैसे देकर वोट ना खरीदे। एवरी सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड बट
इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन सबको हैंडल करवाने की कोशिश करेंगे। अब पहला जनरल इलेक्शन का सबसे बड़ा फीचर ये था कि सारे लोग बड़े ही कोऑपरेटिव थे, पहला पहला है ना, इसीलिए पहला पहला प्यार ऐसा ही होता है। तो गुड पार्टिसिपेशन, महिलाओं की अच्छी भागीदारी देखी गई, बुजुर्गों की अच्छी भागीदारी देखी गई, और उसके बाद ये इलेक्शन स्वतंत्रता और फ्री एंड फेयर था। वैसे तो एनसीईआरटी बताती है, ये पुरानी बातें में भी मुझे नहीं लगता, जब आज के इंसान, आज के टाइम पीरियड में भी इंसान इतना शरीफ नहीं है तो पुराने ज़माने में भी नहीं होगा। लोगों को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। तो पहला इलेक्शन जब हुआ, आप देख सकते हो 1951 के अंदर पहला इलेक्शन, और सीटें लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सीटें थी 489, टोटल सीटें 489 सीटें थी। और यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट सामने निकल के आता है। कांग्रेस का सिंबल आप देख सकते हो 2 बैल यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस जो था 364 सीटें लाता है। सीपीआई पहली सरकार बनती है जो 16 सीटें लाती है ऑपोजिशन में, और अदर्स जो थी वो 125 सीटें लाती है। इस हिसाब से ये संपूर्ण मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी के साथ ये इलेक्शन जीत जाते हैं। तो एनसीईआरटी यही पूछती है, आप बताइए कि अगर कांग्रेस पहले 3 चुनाव में जीती, जैसे पहले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को मिली कितनी सीटें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले इलेक्शन में ये जिस पेपर के अंदर पूछा हुआ है, फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो पहले 3 इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में 364 सीटें, 364 कितने में से है वो 489 आई थी, टोटल सीटें दिखाया गया है 489, 489 में से 364 सीटें इनको मिली। सेकंड सीट किसको मिली, इनको मिली 371, कितने में से 494 से 371, बढ़ गई इससे भी ज़्यादा। और तीसरा है उनका इलेक्शन 361, और वो है 494 से, और थोड़ी बार अगली बार गिर गई। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करो कि पहले 3 इलेक्शन के अंदर भी आज की डेट में सरकार को इतनी सीट लाना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस सरकार इतनी सीटें लेके आ रही थी। तो ये एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन हमेशा पूछती है, कांग्रेस डोमिनेंट इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन व्हाई। अब बताइए कि भारत के अंदर ये पीला पीला प्लेस आपको दिखाई दे रहा है केरला को छोड़ के, तो अब बताइए कि यहाँ पर इतने टाइम पीरियड पे यहाँ पे एक तो ये वाला प्लेस और एक तो ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, इन प्लेसेस को अगर हम देखें तो इसके अलावा पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई है। तो ऐसा क्यों है, तो रीजन बिहाइंड द कांग्रेस विक्ट्री नंबर 1, देखिए कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता थे उनको एक विरासत मिली, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे जब भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार थी। तो इसीलिए नेशनल जो मूवमेंट हुए थे उसमें उनकी भागीदारी ज़्यादा थी, लोग उनको ज़्यादा जानते थे। उसके बाद ये पहले से ही एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि 1885 में कांग्रेस एक कमेटी बन रखी थी। हालांकि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ डेलीगेट्स थे, मतलब ज़्यादातर क्रांतिकारी थे जो भी, वो कांग्रेस के अंदर आके सीट की टिकट लेने लग गए, एमपी एमएलए बनने लग गए। तो ऑफकोर्स भाई वो तो फिर जीतेंगे जीतेंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण, कांग्रेस के सारे कैंडिडेट पूरे के पूरे भारत के अंदर फैले हुए थे, तो पार्टी को टिकट बांटने की टेंशन नहीं थी। चौथा सबसे बड़ा कारण, नेहरू जी एक चेहरा था लोगों के लिए, जिसकी वजह से सभी लोग नेहरू के नाम पे वोट डाल रहे थे। जैसे आज के बीजेपी में मोदी जी का पर्चा दिखा के, मोदी जी का चेहरा दिखा के कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए टिकट जीत जाता है, तो सेम उस समय नेहरू जी के साथ हो रखा था। तो और चौथा पॉइंट ये है कि नॉन कांग्रेसन पार्टी वर नॉट यूनाइटेड। दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां जो कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ थी वो आपस में यूनाइट नहीं थी। जैसा आज की डेट में यूपी के अंदर महागठबंधन हर साल होता है बीजेपी को खत्म करने के लिए, तो उनको पता है कि बीजेपी को अकेला नहीं हराया जा सकता। जैसे नाना पाटेकर का डायलॉग है ना कि अकेले लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वो लकड़ियां आपस में मिल जाती है तो वो बहुत मुश्किल से टूटती है, कलम वाली बाई कहती है। क्रांतिवीर का डायलॉग बड़ा फेमस है। तो सेम ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को अकेली पार्टी कोई नहीं हरा सकती थी, सभी मिलकर अगर कोई षड्यंत्र रचते तो हरा देती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस समय ऐसा ही प्रॉब्लम थी। अब हम इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे कि आज़ादी के बाद से लेकर लास्ट 1930 तक भारत के अंदर किस तरह नेहरू जी की सरकार, बोले तो कांग्रेस की सरकार, काफी लंबे समय तक कहीं ना कहीं अस्तित्व में रही। 3 साल के इलेक्शन तो हमारे एनसीईआरटी बताते हैं इस चैप्टर के अंदर, बट जब आगे वाले चैप्टर हम पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें हम और डीपली एनालाइज करेंगे और डीपली उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अब बात हो रही है हमारी इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि हमने दूसरी पार्टी को मौका नहीं दिया। इलेक्शन के 2 तरीके हमें देखने को मिलते हैं हमारे भारत के अंदर, और यही इलेक्शन का तरीका आज भी भारत के अंदर इस्तेमाल होता है। इलेक्शन के लिए आप कह सकते हैं डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे उसी की जीत, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। अब 2 टाइप के इलेक्शन है। इन दोनों इलेक्शन के अंदर हमने क्या समझना है, हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर इस टाइप के इलेक्शन हो रहे हैं
तो इस इलेक्शन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव पे बेस्ड होते हैं। एमपी, एमएलए और जो काउंसिलर यानी कि पार्षद, लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं, उनके इलेक्शन एफपीटीपी सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। ये दोनों ही टाइप के इलेक्शन भारत के लिए बहुत जरूरी है। जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसके टाइम पीरियड पे एफपीटीपी सिस्टम ही भारत के अंदर चलता रहा। तो अगर मैं उसके हिसाब से बताऊं तो एफपीटीपी सिस्टम में सेंट्रल में गवर्नमेंट अगर आपके क्या कहते हैं नेहरू सरकार की आई थी तो उसका कारण था एफपीटीपी सिस्टम। देखिए, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती है आपकी एमपी के थ्रू, और एमपी जो थे पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड पे ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के थे, इसलिए उनकी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बन जाती थी। लेकिन आपको पता है भारत के अंदर भी कई ऐसी जगहें थी जिस टाइम पीरियड पे एफपीटीपी सिस्टम लागू तो हुआ, लेकिन फिर भी भारत के अंदर आजादी के टाइम पीरियड पे भी कहीं ना कहीं सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई। तो दोस्तों वो सरकार है, अगर फर्स्ट पार्टी वो सिस्टम है तो हमने पहले बता दिया, जिसके सबसे ज्यादा सीटें होती है वही जीतता है। तो केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी बनती है 1957 के इलेक्शन के अंदर। याद रखना ये असेंबली इलेक्शन है। कौन से इलेक्शन है? असेंबली। 2 इलेक्शन होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, ये पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखने की अगर कोशिश करें तो देखो, इलेक्शन के 2 ही प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक इलेक्शन होता है एमपी के लिए, एक इलेक्शन होता है एमएलए के लिए। याद रखिएगा, एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम लेजिस्लेचर इलेक्शन बोलते हैं, लेजिस्लेचर इलेक्शन बोलते हैं। जैसे हम विधायिका चुनाव बोलते हैं, विधायिका चुनाव। ये सिर्फ लेजिस्लेचर जो होते हैं ये सिर्फ स्टेट के अंदर ही काम करते हैं। ओके, ये स्टेट के अंदर काम करते हैं, जबकि जो एमपी होते हैं ये होते हैं सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल यानी कि बोले तो केंद्रीय स्तर पे होते हैं। और अगर केंद्रीय स्तर पे होते हैं दोस्तों तो उसके लिए हम चुनते हैं जनता के द्वारा ही लोगों को। तो ये केंद्रीय स्तर पे है, वो राज्य स्तर पे है। तो ये राज्य स्तर पे जो सरकार बनी थी पहली 1957 के अंदर असेंबली इलेक्शन में पहली बार देखा गया कि टोटल 126 एमएलए मतलब पूरे केरला के अंदर अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे 126 कैंडिडेट होने चाहिए। अभी मेरी ख्याल से ज्यादा हो चुके होंगे, फिर जनसंख्या केरला की बढ़ चुकी है। और आजकल तो वैसे भी केरला अपनी केरला स्टोरी की वजह से बड़ा फेमस है, वो एक मूवी जो आई है। तो हाल फिलहाल 1926 और 1947 के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो 126 सीटें एक एमएलए के लिए चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो सीपीआई पार्टी है उनको मिलती है 60 सीटें। तो 60 बोले तो इसका लगभग क्या कहते हैं आधा उन्हें मिल चुका था, आधे से ज्यादा चाहिए होती सीटें। इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने दूसरी 5 इंडिपेंडेंट पार्टियों से क्या कर दिया, गठबंधन, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट कर दी। और इसीलिए 1957 के अंदर लेजिस्लेटिव लेवल पर, एमएलए लेवल पर केरला के अंदर एक नई सरकार बनाते हैं, वो है ईएमएस नंबूदिरी। ये पहले व्यक्ति थे कम्युनिस्ट लीडर जो लेजिस्लेटिव फॉर्म पार्टी बना के बैठे हुए थे। जैसे दिल्ली के अंदर अभी आम आदमी पार्टी चल रही है, सेंट्रल लेवल पे अभी बीजेपी पार्टी चल रही है, ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस चल रही थी, पर स्टेट लेवल पे हमें केरला की सरकार नंबूदिरी जो थी वो देखने को मिली। अब ये जो सीपीआई की गवर्नमेंट है ना, ये उस टाइम पीरियड पे फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बनी थी, सीपीआई की पहली गवर्नमेंट बनी थी पूरी दुनिया के अंदर, एंड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज केम टू पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी एक तरफ जो पूरे भारत को रूल कर रही है, वो पार्टी भी इलेक्शन के जरिए से आई और जनता ने उसको मना नहीं करा, और ये पार्टी भी इलेक्शन के जरिए से आई। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर कट समझ में आ जाता है कि भारत के अंदर जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से, लेजिस्लेटिव तरीके से, या मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इलेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब वो इलेक्शन उस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, आपको एक सिस्टमैटिक वे बोल सकता हूँ, उसी तरीके से इलेक्शन हमें देखने को मिले। अब दोस्तों ये इलेक्शन हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 5 पार्टियों ने वहां पर गठबंधन बनाया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि वो सरकार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में लंबे समय तक चले। इसीलिए संविधान 356 का इस्तेमाल करके केरला की सरकार को खत्म कर दिया गया। अब ये 356 है क्या, थोड़ा सा 11th क्लास के पॉलिटिकल पे चलते हैं। देखो, इमरजेंसी 3 तरीके की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी जिसमें आर्टिकल 352 लगाया जाता है, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसमें आर्टिकल 356 लगाया जाता है, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसमें आर्टिकल 360 लगाया जाता है। अब ये इमरजेंसी है क्या, ये इमरजेंसी है क्या? देखो, मान लो केरला के अंदर एक गवर्नमेंट चल रही थी, केरला की 60 सीटें थी, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो उनने कुछ सीटें केरला की गवर्नमेंट को दे दिया होगा, तो उन्होंने मिलकर कोऑर्डिनेशन कर लिया होगा, सरकार चल रही होगी।
लेकिन जब सरकार टूट जाती है और कोई भी सरकार किसी भी स्टेट के अंदर नहीं रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और उसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। और उस टाइम पीरियड में जो राष्ट्रपति थे अलग अलग समय में अलग अलग रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ उस समय पे जो राष्ट्रपति थे उनकी पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 356 उस स्टेट के अंदर लगा दिया गया, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अभी भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जिसे हम लॉकडाउन कह रहे थे, तो वो आर्टिकल 352 के तहत लगा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी बीच बीच में लगती रहती है, वो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे भी कोरोना काल हुआ था, तो कोरोना काल के अंदर पूरी तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमारे देश में हमें देखने को मिली थी। तो इस तरीके से केरला के अंदर क्या हुआ, केरला के अंदर स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब आप कह सकते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस भारत के अंदर था, बहुत बड़ी मात्रा में था। और यहाँ पर जो सीपीआई सरकार पहली बार चली, नमोधरी पंथ के बारे में उन्होंने काफी एक अलग ही एग्जाम्पल दिखाया। वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि केरला आज भी कितना एजुकेटेड था, उस टाइम पीरियड में भी कितना एजुकेटेड था, जो खामी खा की बातों में नहीं फंसता था कभी भी। तो अगला टॉपिक हमारा जो है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ऐसा बोला जाता है कि अगर ये बताइए कि पूरे की पूरी कांग्रेस जो है, उस कांग्रेस का नेचर किस हिसाब का है कि पार्टी जो है इतने बड़े स्तर पर काम कर रही है और पार्टी इतने बड़े लेवल पे घूम रही है, ये हमें कह सकते हैं इतने बड़े लेवल पे पार्टी जो है अपना शासन जो है वो चला पा रही है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्योंकि हमें पता था कि 3 इलेक्शन के अंदर, 3 जो इलेक्शन हुए हैं, उन तीनों के तीनों इलेक्शन के अंदर पार्टी ने काफी अच्छा बहुमत हासिल करा, है ना। और नेहरू जी जब तक थे तो वो तो पीएम बने रहे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, इट इज नॉट एन इंडिया ओनली अ कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम। हमें लगता है कि भारत के अंदर सिर्फ उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस का ही प्रभुत्व चल रहा था, तो ऐसा पूरी दुनिया में नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं है। जिन जिन देशों ने शुरुआती समय में आज़ादी में पार्टिसिपेशन करा, आज़ादी के लिए आगे बढ़े, वो सारे के सारे देश कहीं ना कहीं देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। हो गया, चलो ठीक है ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद से इंडिया के अंदर ही हमें वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला, जहां केरला के अंदर गवर्नमेंट बनी, लेकिन उस गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया प्रेशराइज करके या कैसे भी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि केरला का एक रैंडमली एक अलग एग्जांपल था जो हमें पढ़ने की जरूरत थी। आगे इन फ्यूचर में दिखाई देगा आने वाले चैप्टरों में कि सीपीआई गवर्नमेंट ने केरला, मतलब सीपीआई गवर्नमेंट ने कांग्रेस ने सपोर्ट कैसे किया, अलग अलग बातें बड़ा डीपली समझेंगे। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन एक तो ये है कि जो कांग्रेस है उसका डोमिनेंस पूरे भारत में कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। एक तो हमें ये जानना है कि अगर उसका डोमिनेंस है तो उसका नेचर कैसा है। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंट्री के अंदर, सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस है, नहीं, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम बहुत सारी कंट्री में, जैसे कि चाइना, क्यूबा और सीरिया। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। चाइना, क्यूबा और सीरिया, इसमें कौन सी पार्टियां चलती है आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे चाइना के बारे में पता है, जैसे हम CCP बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ऐसे कुछ बोलते हैं CCP। तो ये गवर्नमेंट चाइना के अंदर चलती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार है। दूसरी म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड इर्थेरिया करके कोई कंट्री आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। उसके बाद है मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पर भी एक पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो मतलब इतनी सारी कंट्रियां हैं जहाँ पर एक पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। हमें लगता था कि सिर्फ भारत ही ऐसा है, चलो ऐसा नहीं है, इससे हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डिस्गाइज द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। हमने क्वेश्चन क्या पूछना था, क्वेश्चन ये था कि हमारा कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस क्या है। अगर कांग्रेस इतने सालों से जीतती आ रही थी तो क्या कारण था। इट हैपेंड अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशन, इलेक्शन इन कंडीशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ या कांग्रेस मैनेज टू विन द इलेक्शन, कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, सॉरी कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया भाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब भारत में कांग्रेस ने कैसे मैनेज करा आजादी के बाद अपनी शक्तियों को या अपने आप को बरकरार रखने के लिए। तो सेम ऐसा ही साउथ अफ्रीका ने भी करा था, आपको पता होगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे ही थी। उधर पे पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने अफ्रीका को आजाद कराया।
तो जब अफ्रीका इन लोगों ने आजाद कराया तो भाई सिंपल सी बात है यही जीतेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको जानते थे, लोकल लोग इनको जानते थे, लोकल लोगों की इन लोगों ने मदद करी जा जाके, तो ऑफकोर्स लोग इनको जानेंगे ही जानेंगे, लोग उनकी विचारधारा को मानेंगे ही मानेंगे। तो सेम ऐसा ही कांग्रेस ने भी आजादी के बाद किस तरीके से अपने आप को जीतने की शुरुआत करी। तो पहला पॉइंट है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस है वो सामाजिक और वैचारिक रूप से एक गठबंधन मिला जुला संगठन था। जैसे कि अगर हम वैचारिक रूप से देखें तो कांग्रेस फॉर्म्ड एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस। जिस समय कांग्रेस बनाई गई थी उस टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस में बड़े पढ़े लिखे समझदार और उनकी सोच विचार सारे के सारे लोगों की अलग थी। वो हर व्यक्ति समाज को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करता था और ज्यादातर इसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन एलाइटिस ग्रुप थे। मतलब ज्यादातर लॉ पढ़ने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, समाज के उस समृद्ध परिवार से आने वाले जिनको काफी हद तक बहुत सारी बातें पता थी। तो इसीलिए कांग्रेस इतना एक मजबूत संगठन बन पाया। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण बोला जाता है कि इन्होंने ज्यादातर डिसओबेडिएंस मूवमेंट एंड अदर पार्टी फ्रेंडली प्रोग्राम अट्रैक्ट पीजन विलेजर्स, वर्कर्स, अदर सोशल ग्रुप, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द पार्टी। इन्होंने ये भी कोशिश करी कि समाज में किसान, मजदूर वर्ग, उसके बाद नॉर्मल हल चलाने वाला, नॉर्मल गुलाम, ये सारे के सारे लोगों को ये एक साथ जोड़ के रख सके। इसको बनाए रखने के लिए लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को ऐसा रखा कि वो पार्टी लोगों से कनेक्ट रहे, उनको जनता को ये फील रहे कि हाँ भाई हम इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे गांधी जी थे, जानबूझ के वो धोती और कुर्ता और कपड़ा और लाठी लेके चला करते थे, चश्मा लेके चला करते थे, ताकि वो लोकल लोगों की तरह दिखाई दे। नहीं तो क्या गांधी जी ने इससे पहले क्या कोट नहीं पहना था? ऑफकोर्स पहना था। तो कहने का मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी सेम ऐसी थी कि जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, कांग्रेस जब पहले से ही कांग्रेस कमेटी बनी पड़ी थी, वो जनता के बीच में जब जाते थे तो उनको उसी तरह से ही परसेप्शन बनाने की कोशिश करते थे ताकि आम आदमी उनसे जुड़ पाए। तो ये एक अच्छी बात है इस कांग्रेस की। इसीलिए उनका जो डोमिनेंस था, जो नेचर ऑफ डोमिनेंस कांग्रेस का बड़ा अच्छा था। दूसरा, गुटों के बीच में टॉलरेंस भी था और मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो भी काफी अच्छा था। इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्रिक ऑफ बैलेंस इन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। दूसरा, इट हैज अ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर इज अ ग्रेट टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंस एंड एम्बिशन ऑफ वेरियस ग्रुप एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड। मतलब नॉर्मल सा ये था, इन्होंने काफी अलग अलग लेवल पर इश्यूज को बैलेंस करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के बीच में लड़ाइयाँ होती थी और अलग अलग डिफरेंट एम्बिशंस के लोग भी थे, लेकिन इन सबको मैनेज करने के लिए कांग्रेस ने काफी कुछ करा। कोऑर्डिनेशन लाइक कैरेक्टर स्ट्रेंथ द कांग्रेस। ऑफ कोर्स कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे और उन सभी विचारधाराओं को इन्होंने पूरी तरीके से बनाए रखा। इवन कांग्रेस ने तो इतना कर रखा था कि कांग्रेस से निकल के कोई बंदा दूसरी सरकारों के अंदर भी जा सकता है और अगर दूसरी सरकारों को मदद भी करनी है तो कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करती है कि आपको सत्ता या पार्टी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, सिर्फ वो लिखाने की कोशिश करी गई है। कांग्रेस अलाउड ग्रेटर टॉलरेंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। कांग्रेस ने आंतरिक मतभेदों में अधिक सहिष्णुता की अनुमति दी। अगर कांग्रेसी सरकार के बीच में कोई दिक्कत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसी मतभेद को सुलझा सकते हैं। कई दल और संगठन कांग्रेस के भीतर ही मौजूद रहने दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अभी हमने जेएनयू बनाया, नया जेएनयू के बता रहा हूँ, यूपीए गवर्नमेंट बनाया, तो कांग्रेस सरकार तो थी लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसे बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई जो कांग्रेस की सपोर्ट में रहती थी। तो ये एक अच्छी बात है, इसको और मजबूती मिलती थी इससे। और यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस कैन फाइट विद अदर ग्रुप विदाउट टू लीव द पार्टी। कांग्रेस के एक समूह का, दल का, पार्टी का बंदा पार्टी को छोड़े बिना दूसरे दल से भी लड़ सकता था। अब ये भी समझ में नहीं आया हम जैसा क्यों कर रखा है इन लोगों ने। ये उस टाइम पीरियड पे था, अभी तो खैर एक बिल आ चुका है, दल विरोधी कानून, दल बदल कानून आ चुका है, अभी ऐसा नहीं हो सकता। तो सो यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टियां, जब पहली बार इलेक्शन हुआ और उस टाइम पीरियड पे, इलेक्शन के टाइम पीरियड पे फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट जीत रही थी, तो उस टाइम पीरियड पे ऑपोजिशन की वैल्यू थी, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिशन सरकार का इंपॉर्टेंस बहुत है। वो हमारी खामियों को बताता है, वो हमारे बीच में लड़ झगड़ कर हमारी कमियों को गिनवाता है। अगर आपकी कमियों को गिनवाने वाला कोई इंसान नहीं है, इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपके पास कमियां ही नहीं बची है, जबकि ऐसा सच नहीं है। इंसान तो कंटिन्यू गलत होता जाता है ना, उसको कंटिन्यू ठीक करने की जरूरत है। तो सही मायने में यहाँ पर यही है कि आप देखने की कोशिश करें कि हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑन द पॉलिटिक्स एंड द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर स्वस्थ आलोचना होना जरूरी है। अब सोचिए कि 15 सालों तक, 14 सालों तक एक ही सरकार जीतती रही। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई आए, देन दोबारा इंदिरा गांधी आई, देन राजीव गांधी आए, सोनिया गांधी भी कुछ टाइम पीरियड तक रही।
तो मैं पीएम नहीं रही बट दूसरे डिपार्टमेंट में रही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड पे अपोजिशन का वैल्यू था। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पहले जनरल इलेक्शन होने के बाद बहुत सारे अपोजिशन लीडर बने, जिसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सोचिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे ऐसे जिन्होंने अपनी खुद की सरकार बनाने की शुरुआत करी। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने उनको ऑफर भी करा था। दूसरा स्वराज पार्टी स्टैब्लिश करने वाले लीडर जयप्रकाश नारायण, उनको भी गवर्नमेंट ज्वाइन करने की बात कराई गई थी। एक फ्रीडम फाइटर बने जाके फ्यूचर के अंदर, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर भी हमें देखने को मिलेंगे। ये पार्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, अभी हम अपोजिशन पार्टी में उन सभी दिग्गज लीडरों की बात करेंगे जो उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस के मुंह पे बेइज्जती करने वाले लीडर थे। उनमें से मैं बहुत सारे लीडर का नाम बता सकता हूँ। एक टाइम पीरियड पे तो कांग्रेस के एक लीडर थे, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने 1962 के अंदर वॉर हुआ, और 1960 वॉर में बयान था नेहरू जी का कि क्या कहते हैं, वो जो ज़मीन चाइना ने हमसे छीन ली वो तो ख़राब था, वो ख़राब थी, छीन ली तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कांग्रेस के लीडर नेहरू जी के मुंह पे बोलते हैं कि नेहरू जी आपके सर पर बाल नहीं है तो क्या मैं आपकी गर्दन काट दूं, क्योंकि ये भी किसी काम की नहीं है। तो मतलब उस तरीके की नोक झोंक होती थी, तो उसे हम हेल्दी क्रिटिसिज्म बोलते थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड में आप देखते हो क्रिटिसिज्म बहुत अपर लेवल पे चला गया, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है समाज में, और जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है। हाल फिलहाल हम अभी बात करेंगे अपोजिशन उन गवर्नमेंट की जिन्होंने सरकार को पूरी तरीके से बदलने की बात करी। 1989 से 1956 तक रहे वो, तो लगभग मैं कह सकता हूँ दूसरी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे थे। थोड़ा बेसिक समझते रहेंगे ताकि हमें बेसिक नॉलेज भी मिलती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक पार्टियों की और बेसिक लोगों की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, यहाँ पे राम जी अम्बेडकर लिख दिया गया इस बार, आई डोंट नो क्यों लिख दिया गया। भीमराव अम्बेडकर जी उनका पूरा नाम है। जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे, दलित को न्याय दिलाने का संघर्ष मेन काम करा, इसलिए आपको पता होगा आने वाले टाइम पीरियड पर आप देखोगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये गए थे लंदन में, है ना। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसके फाउंडर थे ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और उसके बाद एक और बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की इन्होंने स्थापना करी। आपको दो चीज जानना है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, एक लेबर पार्टी है जो लंदन के अंदर है और एक लेबर पार्टी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये बनाई गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी के एग्जाम में आपके इसी कॉलम से एक और क्वेश्चन आया था। मैंने आई वाज गिविंग द पेपर, तो मैंने देखा कि अरे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ, ये तो बताओ एनसीईआरटी के अंदर, और बच्चे इन कॉलम्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये पूरा चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, यही इतना सा है। तो इसीलिए अच्छा, तो मेरे को लगता है कि शायद से चैप्टर इसलिए ही डाला गया कि इसको हटाया नहीं गया। दूसरा यहाँ पे बता रखा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, दूसरी बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य भी थे। सोचिए वायसराय के काउंसिल, उस समय काउंसिल हुआ करती थी, उसमें कुछ इंडियंस लोगों को परमिशन थी जाने की, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें भी ये थे। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। और ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता होगा, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। डिस्कशन हमने ये करा है कि 29 अगस्त 1947 के टाइम पीरियड में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तो क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तो प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के हेड बनाए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर द फर्स्ट पर्सन जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और आज की डेट में जितने भी वकील हमें दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान पे चल रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज करवाई थी, ये जरूर याद रखना। 1951 में 1951 में इस्तीफा दे दिया क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये थे, और 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। याद रखना 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो यहाँ से कहीं से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, और ये चीज पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, ये पार्टी बेस्ड है और अपोजिशन पार्टी थी। तो फिर है KL गोपालन, केरला के कम्युनिस्ट नेता के राजनीतिक जीवन आरंभ करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये पूरी तरीके से 1939 में शामिल हो गए थे। और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के रूप में शामिल, और पार्टी की मजबूतदारी के लिए कार्य करा इन लोगों ने। याद रखना, मैं आपको एक और बेसिक बात बता दूं, 1962 के अंदर जैसे ही चाइना के साथ वॉर होता है, तो हमारी एक सीपीआई पार्टी थी। सीपीआई पार्टी के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया इससे पहले आने वाली वीडियो में। लेकिन 1964 के अंदर जब ये 1962 का चाइना के साथ वॉर हुआ था, तो 1964 में एक और पार्टी बनी जिसे हम CPIM बोलते हैं।
वो 1964 में बनी। ये मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि 1964 के अंदर ये पार्टी क्यों बनी, लेकिन हमें याद रखना है कि 1964 के अंदर के गोपालन जो थे वो इस पार्टी को चलाने वाले नेता थे, याद रखना, ये थोड़ा सा जरूरी है। फिर उसके बाद आता है इन्होंने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करा और नए लीडर्स सामने आए। ये है आपका आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो इन्होंने पार्टी बनाई, सोशलिस्ट सेनानी और कांग्रेस स्वतंत्र सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक ये माने जाते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन बहुत सारे चलाए, बुद्ध धर्म के क्या कहते हैं विद्वान थे, बौद्ध धर्म की आजादी से पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व इन्होंने करा। तो ये भी इन्होंने फाउंडिंग करी थी पार्टी, दैट इज वाई इनकी वैल्यू आज भी है। दीनदयाल उपाध्याय, आपको पता ही है आज की डेट में बीजेपी सरकार इनको बहुत मानती है, और इसके ऊपर नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि इसके ऊपर नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसको बोलते हैं मानवतावादी सिद्धांत। इसे ह्यूमनिज्म इंटरनल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे हम समग्र मानवतावाद बोलते हैं। दोस्तों आज की डेट में जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो याद रखना, भारतीय जनसंघ के फाउंडर यही बोले जाते हैं। भारतीय जनसंघ से बनी जनता पार्टी और जनता पार्टी से बनी भारतीय जनता पार्टी। तो दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनकी बीजेपी आज भी पूजा करती है। कारण यह है क्योंकि सबसे पहले नेता थे जिन्होंने पूरी तरीके से फोकस करा कि हम अपने देश को डेवलप तो करेंगे पर अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग, और यही बीजेपी का भी मेन जो है मोटो हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर मैं डिस्कशन आगे वाली वीडियो में करूंगा क्योंकि वो नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसीलिए इसे समग्र मानवतावाद सिद्धांत कहते हैं, ह्यूमनिज्म इंटरनल थ्योरी बोलते हैं। ये आने वाले समय में एक और टॉपिक ऐड हुआ है तो मैं उसको साथ में लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सी गोपालाचार्य। गोपालाचार्य की वैल्यू क्या है आपको याद रखनी है। 1947 के अंदर भारत में ना तो राष्ट्रपति थे और भारत में ना पहला प्रधानमंत्री था। तो उस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों की सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, उन्हें बोलते थे वायसराय। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो अंग्रेज तो चले गए, तो भारत के पहले, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से लेकर 1950 तक बने रहे। याद रखना, इन्होंने ही उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं संविधान सभा के सदस्य बने रहे, बाद में केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी बने, मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने, भारत रत्न भी मिला, और स्वतंत्र पार्टी की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने 1959 में करी थी। ये जरूर याद रखना, 1959 में देख लो जैसे ही कांग्रेस में क्या कहते हैं दूसरा जनरल इलेक्शन होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के लोग हैं सारे, और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड में क्या कहते हैं इन्होंने नई पार्टियां बनाने की शुरुआत करी। सी राजागोपाल जरूरी क्योंकि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये कुछ ऑपोजिशन पार्टियां थी जिनको आपको समझने की जरूरत है। अभी आज के टाइम पीरियड में तो बहुत सारी इंडियन डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टियां हमें बहुत देखने को मिलती है, और इतनी पार्टियां हो चुकी है कि हर साल इलेक्शन कमीशन को पार्टियों को रद्द करने की जरूरत पड़ती है। पार्टियों को रद्द करना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हो रखी है, समझ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सब यही चल रहा है, ये सब मैंने इलेक्शन ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताया है उस पर फोकस जरूर करिएगा। सो दोस्तों दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घमंड नहीं करना है।